जय हिंद साथियों, आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के बारे में, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ईओआरओ की वैकेंसी होती है उसके लिए नगरपालिका एक्ट का पार्ट बी के अंदर आता है। पार्ट बी के अंदर, इसके अंदर दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट के अंदर जीके है और बी पार्ट के अंदर नगरपालिका एक्ट है और उसके 3 नियम हैं और 8 स्कीम्स हैं। अभी तक जो अभी अपडेट होगा तो उसमें स्कीम्स और भी जुड़ जाएगी, तो उनको भी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इस अधिनियम को शुरू कर रहे हैं और अधिनियम के बारे में अपन कंटिन्यू देखेंगे। देखिए दोस्तों, अपना मकसद ये है कि जो ये अधिनियम है इसको कंप्लीट करना है, अप टू डेट। अपन काम की चीज़ें पढ़ेंगे, विस्तार से भी पढ़ेंगे, डिटेल से भी पढ़ेंगे और बिल्कुल अपने को वो चीज़ें पढ़नी है, हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगा और वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है, यह अधिनियम संख्या 18/2009 में ये पारित किया गया था और इसको राज्यपाल की अनुमति 11 सितंबर 2009 को मिली थी और ये लागू हुआ था दोस्तों, ये लागू हुआ था 15 सितंबर 2009 को। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो बेसिक जानकारी है वो अपने को होनी चाहिए। वैसे एग्ज़ाम में ये कमी पूछी जाती है, लेकिन फिर भी ये जानकारी होनी अपने को ज़रूरी है। कि सबसे पहले जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है 1952, ये 1952 के अंदर लागू हुआ था। उसके बाद में एक बार इसमें 1959 के अंदर संशोधन किया गया था और उसके बाद में क्या हुआ, जो 74वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992 में, उसके द्वारा नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो ये भारत में तो क्या 1 जून 1993 को इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और जो अपने राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर इसको 1994 के अंदर संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1994 में। अब इसके अंदर ये आता है भाग 9A के अंदर अंतर्गत आता है और अनुसूची 12 के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर टोटल 18 विषय शामिल किए गए हैं। टोटल 18 विषय इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और ये जो राजस्थान में था ये 9 अगस्त 1994 को लागू किया गया था। अब इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक, यानी ये 18 अनुच्छेद इसके अंदर शामिल है, 18 विषय हैं। तो ये इन अनुच्छेदों के बारे में भी अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अपन टू द पॉइंट चलेंगे, टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ये जो अभी जो भी चीज़ें हैं अपने को टू द पॉइंट पढ़ेंगे, धीरे धीरे कंटिन्यू अपन पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अपने को एक बार कोशिश करना होगा, प्रयास करना होगा, और ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। टू द पॉइंट चलेंगे, अपने को फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, टू द पॉइंट पढ़ना है ताकि अपन कंटिन्यू पढ़ते जाएं और अपना अभ्यास होता जाए और अपने को याद होते जाए। तो जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं तो बाद में रिवीजन में भी अपन को दिक्कत नहीं होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। तो देखिए 243 पी के अंदर जो है परिभाषाएँ दी गई है, 243 क्यू है उसके अंदर नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है त्रिस्तरीय ढांचे वाला, और जो 243 आर है इसके अंदर नगर पालिकाओं की संरचना दी गई है। 243 एस है, इसमें वार्ड समितियों का गठन और संरचना दी गई है। 243 टी है, इसके अंदर सीटों का आरक्षण दिया गया है। और दोस्तों, ये जो SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। यू के अंदर है जो कि नगर पालिका की अवधि कार्यकाल दिया गया है। वी के अंदर जो 243 वी है इसके अंदर अयोग्यताएँ दी गई है। और जो डब्ल्यू है उसके अंदर नगर पालिका की शक्तियाँ दी गई है। और एक्स के अंदर है जो कि टैक्स से रिलेटेड बताया गया है, नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति के बारे में। वाई 243 वाई के अंदर वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन से संबंधित है। 243 जेड के अंदर नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा है, यानी ऑडिटिंग के बारे में बताया गया है। जेड ए के अंदर नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित है। जेड बी ए जो संघ राज्य क्षेत्रों यूटीज़ पर लागू होने से संबंधित है। और जो जेड सी है ना, वह कुछ क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना। और जेड डी है जो जिसमें जिला योजना समिति है। तो दोस्तों देखो, इनके अंदर क्या होता है कि देखो इनके अंदर याद भी हो जाता है, अगर अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं तो धीरे धीरे याद हो जाता है। पहले शुरू में अपन पढ़ेंगे तो कठिन प्रतीत होगा, लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यू अपन प्रयास करते जाएंगे और पढ़ेंगे तो ईजी होता जाएगा। पी 243 पी में परिभाषाएं, क्यू गठन है, आर में संरचना है, एस में देखिए ये स्ट्रक्चर गठन है, और टी के अंदर रिजर्वेशन है, ये टी है, टी के अंदर टी वाली सीट है, समझ गए, सीटों का रिजर्वेशन है। यू के अंदर अवधि है, यू है जो क्या है अवधि, यू
यु अवधि। वी के अंदर अयोग्यता है, जैसे फुटबॉल के अंदर वी के अंदर चली जाती है तो अयोग्य हो जाते हैं। WWE के अंदर पावर और अधिकार उत्तरदायित्व होते हैं। एक्स टैक्स है। वाई वित्त है। इसी प्रकार से जेड है, इसमें कि ऑडिटिंग है। जेड ए में निर्वाचन है। जेड बी में संघराज्य क्षेत्रों पर लागू होना है। जेड डी में जिला आयोजन समिति का बारे में बताया गया है। तो ये जो चीज़ें आप देखें दोस्तों, हम आपको कंटिन्यू बताना चाहेंगे। अब बच गए जेड ई और जेड डी के बाद में जेड ई, जेड एफ और जेड जी, तीन और बच गई ना। तो जेड, ये तीनों शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन देखिए जेड ई के अंदर क्या है, महानगर योजना के लिए समिति होती है, महानगर योजना के लिए समिति। और जेड एफ के अंदर क्या है, नगर पालिका में विद्यमान कानूनों को जारी रखना, जो विद्यमान कानून है ना और विद्यमान जो नगर पालिका है उनको जारी रखना। और जेड जी है, उसमें चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित प्रावधान है, यानी चुनावों में न्यायालय का जो हस्तक्षेप होता है उस पर रोक संबंधी प्रावधान है। तो इस प्रकार से ये टोटल ये हो गई। अब देखिए अपन बेसिक से आगे चलते हैं, तो अपन देखेंगे कि जब ये जो अधिनियम आया था तो उस टाइम पे कौन सी विधानसभा थी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 13 नंबर की विधानसभा थी 2008 से 2013 वाली। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था जब ये अधिनियम 2000 में लागू हुआ? तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल कौन था? शैलेंद्र कुमार सिंह थे। और विधानसभा का अध्यक्ष उस टाइम कौन था? तो दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार अपन देखिए नगर पालिकाओं की प्रकार संरचना पर देख सकते हैं कि नगर पालिका बोर्ड होता है, तो एक नगर पालिका परिषद होती है, एक नगर निगम होता है। ठीक है, नगर निगम के अंदर क्या होता है, देखिए दोस्तों, नगर पालिका तो होती है जो 10,000 से लेकर 1 लाख तक, नगर परिषद होता है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, और जो नगर निगम होता है वो 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर नगर निगम होता है। अब इसके अंदर नगर पालिका के अंदर तो कार्यपाल नगर पालिका बोर्ड होता है ना, उसके अंदर कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक अधिकारी ईओ होता है। ठीक है, और जो नगर पालिका परिषद होती है उसके अंदर कमिश्नर होता है, आयुक्त होता है। ठीक है, और जो नगर निगम होता है उसके अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ या आयुक्त होता है। ये समझ में आ गई है। और नगर पालिका से यहाँ पे तात्पर्य क्या लिया गया है, नगर पालिका का मतलब है कि उसमें नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये तीनों नगर पालिका में आते हैं। नगर पालिका यहाँ पे किसको कहा गया है, इन तीनों को मिला के नगर पालिका कहा गया है, समझ गए। और जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कहते हैं, नगर परिषद के को सभापति कहते हैं, और नगर निगम को मेयर या महापौर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन देखेंगे कि जो नगर पालिका है अधिनियम है 2009, इसके अंदर टोटल कितने अध्याय हैं? टोटल 17 अध्याय, 344 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 में टोटल 17 अध्याय, 344 धाराएं, 6 अनुसूचियां, 17 अध्याय, 344 धाराएं और 6 अनुसूचियां इसके अंदर दी गई है। अब ये अध्यायों के एक बार अपन नाम देख लेते हैं, कौन कौन से अध्याय हैं, और फिर हम इसमें कौन कौन से अध्याय नहीं है वो भी हम आपको बता देंगे। सिलेबस में केवल 9 ही अध्याय हैं, टोटल अध्याय तो ये 16 है, लेकिन अब सिलेबस में 9 ही है। तो इसमें फर्स्ट अध्याय है प्रारंभिक, धारा 1 से 2। अध्याय 2 है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, धारा 3 से 50। अध्याय 3 है कार्य संचालन और वार्ड समिति, धारा 51 से 66। अध्याय 4 है नगर पालिका संपत्ति, धारा 67 से 75। अध्याय 5 है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, 76 से 89A। अध्याय 6 है लेखा और संप्रेक्षण, धारा 90 से 100। अध्याय 7 है नगर पालिका राजस्व, 101 से 140। अध्याय 8 है उधार, 141 से 151। अध्याय 9 है वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों के को समुदेशन, धारा 152 से 155। अध्याय 10 है आर्थिक और विकास योजना, धारा 156 से 158। अध्याय 11 है नगर विकास और नगरीय योजनाएं, 159 से 199। अध्याय 12 है नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, 200 से 297। अध्याय 12 क है संपत्ति विरूपण का निवारण, 297A से 297H। अध्याय 13 है अभियोजन वाद आदि, 298 से 308। अध्याय 14 है नियंत्रण, 309 से 327। तो दोस्तों इनके अंदर देखिए कौन से अध्याय नहीं है, तो देखिए एक नंबर वाला अध्याय नहीं है, और 6 नंबर अध्याय नहीं है सिलेबस के अंदर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर इसके अंदर नहीं है। फिर 11 12 है, 12 के नहीं है, और 13 और 14 है। इसके अलावा जो ये 15 16 17 ये अध्याय हैं, ये टोटल 17 अध्याय हैं,
ये तीनों अध्याय सिलेबस में नहीं है। 15 में है कर्मचारी वृंद, 16 में है नियम विनियम और उपविधियाँ, 17 में है परिकीर्ण 342 से 344, नियम विनियम उपविधियाँ 337 से 341, और 15 के अंदर है 328 से 336। तो इस प्रकार से ये अध्याय हैं और ये इसकी बेसिक डिटेल्स थी। अब दोस्तों अपन सबसे पहले इसके बारे में जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। और जो ये नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, और हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ा देंगे। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से जल्दी से रिवीजन कर पाओगे और समझ में भी आ जाएगा। तो ये तो आपको बता ही दिया है कि 11 सितंबर को ये अधिसूचना, ये जो राज्यपाल की अनुमति मिली थी, अधिसूचना जारी कर दी गई थी और 15 सितंबर से लागू हो गया था। और जो पहला अध्याय है प्रारंभिक, इसमें 2 धाराएं हैं। पहली धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ दिया गया है प्रारंभिक अध्याय के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया गया है कि संक्षिप्त नाम तो क्या है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 होगा इसका। और इसका प्रसार कहाँ पे होगा, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में एक छावनी नसीराबाद है, उस नसीराबाद को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में इसका ये लागू हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे लागू नहीं होगा, छावनी क्षेत्रों को छावनी क्षेत्र में लागू नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। इसका प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी तिथि से, यानी कि इसको अधिसूचना तो 11 सितंबर को जारी की गई थी और ये लागू किया गया था 15 सितंबर 2009 को ये लागू कर दिया गया था दोस्तों। अब धारा 2 है, उसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। तो अपन इसके अंदर टोटल देखिए दोस्तों, टोटल 73 परिभाषाएं हैं। देखिए, इन परिभाषाओं से क्वेश्चन आने का कोई वो नहीं होता है कि इनमें से क्वेश्चन आए, लेकिन इस अधिनियम को पढ़ने के लिए इन परिभाषाओं को समझना अति आवश्यक हो जाता है। जब इन परिभाषाओं का अपने को मतलब पता रहेगा तो फिर जब अधिनियम आगे पढ़ेंगे तो अपने ईजी हो जाएगा, और तुरंत ही जैसे संपरीक्षक या कोई भी चीज़ बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो इस प्रकार से अपन देखिए, अपन टू द पॉइंट चलेंगे, कोई भी वो करने वाली बात नहीं है। हमारा मकसद है टाइम बचाना, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, पढ़ने में फोकस करेंगे। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहली परिभाषा है संपरीक्षक। संपरीक्षक किसे कहा गया है, इसमें राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 वाला संपरीक्षक, यानी इस अधिनियम में जो संपरीक्षक यानी ऑडिटर, जो ऑडिट करता है, यानी जो लेखा जोखा का ऑडिट करता है ना, वो ऑडिटर, उसे संपरीक्षक कहा गया है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग। दूसरी परिभाषा है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग किसे कहा गया है, पिछड़ा वर्ग कहा गया है SC ST को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़े नागरिक, यानी कि जो SC ST तो पिछड़ा वर्ग है ही, लेकिन SC ST को छोड़ करके राज्य सरकार समय समय पर जो पिछड़े वर्ग डिसाइड करती है वो पिछड़ा वर्ग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तुलन पत्र बैलेंस शीट होती है, धारा इसमें धारा 92 में दी गई है। आगे अपन अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि तहत तैयार किया जाने वाला जो बैलेंस शीट होती है उसको तुलन पत्र कहा जाता है। फिर है जीव चिकित्सा अपशिष्ट। देखिए दोस्तों, जीव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है, ये बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इलाज अनुसंधान से निकला कचरा, जैसे मानव अंग से पशु अपशिष्ट, पुरानी दवाएं, इन चीज़ों से जो अपशिष्ट होता है ना, वो जीव चिकित्सा अपशिष्ट माना जाता है। अब अपन देखो, इस अधिनियम में भी आपको थोड़ा बहुत जो बेयर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी बता देते हैं कि जो ये क्या है। इसमें देखिए, ये संक्षिप्त नाम और ये चीज़ें दी गई है धारा 1 में। धारा 2 में परिभाषाएँ हैं, ये पिछड़ा वर्ग बता दिया, तुलन पत्र। ये देखिए, जीव चिकित्सा अपशिष्ट की थोड़ी सी इसमें समझ लेते हैं। जीव चिकित्सा अपशिष्ट से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या टीकाकरण या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है। और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र जो जैसे नुकीली चीज़ें होती हैं, फेंके गए औषधि और कोशिका आविष औषधियाँ, ठोस अपशिष्ट और द्रव अपशिष्ट। इस प्रकार से ये चीज़ें इसमें बचपन, राख, रासायनिक अपशिष्ट ये इसमें शामिल है। पुल में पुलिया सम्मिलित है। बजट प्राकलन में धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राकलन इसके अंदर अभिप्रेत है। बजट अनुदान, यानी किसी बजट प्राकलन के वे पक्ष में किसी वरिष्ठ शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है, यानी कि जो बजट के बाद में जो किसी शीर्ष के अंदर जो वापस से बजट का डिसाइड किया जाता है, कम की बढ़ोतरी या कटौती राशि की जाती है, वो बजट अनुदान के अंदर शामिल होती है। फिर आता है भवन निर्माता या विकासकर्ता से ऐसा कोई अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स निर्मित किया है। यानी भवन निर्माता या जो विकासकर्ता होता है, जो ठेकेदार जिसको आजकल बिल्डर बोलते हैं, वो जो खुद की भूमि पे या किसी दूसरे की भूमि पे जो निर्मित करते हैं उनको भवन निर्माता विकासकर्ता बोलते हैं। भवन किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से संनिर्मित कोई संरचना विपरीत है जिसमें नींव, प्लिंथ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियाँ स्थित, चबूतरे, बरामदे, बालकनियाँ, कॉर्निसे, बहिर्गत भाग या किसी भाग भवन का कोई भाग या उसे संसक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़ाबंदी करती हुई या
करने के लिए आश्रित कोई भी दीवार 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर, यानी कि जो दीवार बनाएंगे ना उसकी ऊंचाई कितने मीटर से ऊपर होनी चाहिए, 3 मीटर से ऊपर की जो दीवार होगी ना उसको भवन बोलेंगे। 3 मीटर से कम की बाड़ेबंदी की हुई है तो उसे भवन नहीं बोलेंगे। चिन्ह या बाह्य अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है, किंतु इसमें कोई तंबू, सामियाना और तिरपाल आश्रय होते हैं ना, वो इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार से भवन से भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि का कोई भाग विपरीत है, यानी जो भवन निर्माण के लिए जो जिसको साइट बोलते हैं ना, जो आजकल के जो बिल्डर और इंजीनियर्स बोलते हैं साइट, जिस जगह पे भवन बनाया जाता है उसको उपविधि से अभिप्राय है अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियाँ। नियम भी इसी प्रकार आता है, तो इस अधिनियम के अधीन जो कोई नियम बनाए जाते हैं वह नियम। अध्यक्ष, अब देखो अध्यक्ष के मामले में क्या है, अध्यक्ष है जो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष होता है उसी तो अध्यक्ष ही बोलते हैं। नगर परिषद के सब मामले में अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं, और जो नगर निगम होती है उसमें उसको बोलते हैं महापौर, मेयर। ठीक है। नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी सीएमओ होता है। सीएमओ का मतलब चीफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर, जो नगर निगम के मामले में तो होता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ या फिर आयुक्त होता है, कमिश्नर। नगर परिषद के मामले में कमिश्नर होता है, और नगर पालिका बोर्ड में ईओ होता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे कार्यपालक अधिकारी इस नियम में कहा गया है। पूर्ण दिवस का मतलब यह है कि दोस्तों इसके अंदर पूर्ण दिवस ये कहा गया है कि जब कोई आपको नोटिस मिलता है तो उस नोटिस देने के जो व्यक्ति है उसको मिलने, जारी करने से लेकर मिलने तक का जो बीच का टाइम है वो इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी जो बीच में जैसे नोटिस मिल गया उसके आगे जैसे 30 दिन का टाइम दिया गया है और उसमें संडे या कोई अवकाश आ रहे हैं तो वो शामिल होंगे, तो ये पूर्ण दिवस में सम्मिलित किया गया है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के मामले में 25 या अधिक इकाइयाँ और आवासीय उपयोग के मामले में 10 या अधिक इकाइयों से मिलकर, यानी कि जो कोई आवासीय कॉम्प्लेक्स है तो उसमें तो 10 प्लस होनी चाहिए इकाइयाँ, और जो अगर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर 25 प्लस इकाइयाँ, यानी एक जगह बने हुए हैं तो उसे बोलेंगे वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स। निगम पार्षद, नगर निगम का कोई भी सदस्य होता है उसे निगम पार्षद बोलते हैं, और नगर परिषद का सदस्य होता है उसे पार्षद बोलते हैं, और जो नगर पालिका का होता है उसे सदस्य, तीनों को सदस्य भी बोलते हैं। ठीक है, नगर पालिका पार्षद बोल देते हैं। डेयरी, कोई भी ऐसा फार्म, पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार या दूध की दुकान या ऐसा अन्य स्थान जिससे विक्रय पर या बिक्री के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है, जिसमें बिक्री के प्रयोजन के लिए दूध रखा जाता है, जैसे मक्खन, घी, पनीर, दही, शुष्क विसंक्रमित संघनित या टोंड दूध के बिक्री के लिए निर्माण या तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसे डेयरी बोलते हैं। लेकिन इसमें डेयरी में क्या क्या शामिल नहीं है, कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता है, यानी कोई केवल खुद के परिसर के लिए करता है तो उसे डेयरी नहीं कह सकते। कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें से दूध का वातरक्षित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय आपूर्ति की जाती है, यानी मूल स्थिति में ही की जाती है, तो ऐसी दुकान या अन्य स्थान पर प्रथम बार प्राप्त होता है तो उसको नहीं बोलते हैं डेयरी। तो समझ गए डेयरी। देखिए दोस्तों, इनको एक बार समझना है, वही अपने समझ में आना चाहिए डेयरी क्या है, डेयरी को अपन अच्छे से जानते हैं तो ये चीज़ें जैसे अधिनियम में आएगी तो वो अपने समझ में आनी चाहिए, बस इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। बाकी आगे जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसको अच्छे से और अच्छे से समझेंगे, और अपन हैंड रिटन नोट से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। एक बार इस BA रेट से समझा दूँ, फिर हैंड रिटन वाले से भी एक बार और समझा देंगे, और जो हैंड रिटन वाले नोट्स है वो हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप। देखिए दोस्तों, खतरनाक रोग में क्या होता है, हैजा, प्लेग, चेचक, प्रमस्तिष्क सूक्ष्म नावरण, शोथ, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क कला, शोथ, पोलियो या उपदंश या कोई भी अन्य महामारी, स्थानीयकरण या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करे, उनको बोलते हैं खतरनाक रोग। लेकिन अभी जो मार्च 2026 के अंदर एक संशोधन हुआ, उसके अंदर इस कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटा दिया गया है दोस्तों, 2026 में संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब पार्किंग स्थान में न्यूनता से किसी भी गैर आवासीय भवनों जिसमें कॉम्प्लेक्स और संस्थागत भवन चाहे वे आपराधिक रूप से हों या भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हुए हों, सम्मिलित हैं विभिन्न प्रकार की यानों के लिए इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अधीन। यानी कि पार्किंग स्थान की न्यूनता का मतलब है कि जहाँ पे जिन भवनों में पार्किंग स्थान नहीं बनाया गया है, न्यूनता यानी कमी, यानी कि नहीं बनाया गया उसको न्यूनता कहेंगे। फिर निदेशक स्थानीय निकाय, राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी या अधिनियम के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में या किसी अन्य पदनाम से पदाभित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है। निदेशक किसे बोलते हैं, जो स्थानीय निकाय के लिए राज्य सरकार कोई अधिकारी लगाती है या जो उस कार्य को कर्तव्य को निभाने के लिए किसी आयुक्त को भी प्राधिकृत कर देती है तो उसको निदेशक समझा जाता है। समझ गए ये चीज़ें। अब देखिए हम आपको जो ये वाली जो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी हैं टोटल,
इन हैंड रिटन नोट से भी हम आपको समझा सकते हैं। इनमें इनका जो निचोड़ है वो रखा गया है, समझ गए। ये खतरनाक रोग वाला है। ये देखो, पार्किंग उपविधियों के अनुसार आवश्यक पार्किंग स्पेस नहीं रखना, पार्किंग स्थान में न्यूनतम निदेशक स्थानीय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक या प्राधिकृत आयुक्त। व्ययन, देखिए अपन व्ययन पे आ गए हैं। तो व्ययन का मतलब है डिस्पोजल, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कचरे का अंतिम निपटारा करना, यानी उसको कचरे को नष्ट करना, उसको बोलते हैं डिस्पोजल व्ययन। जिला मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की 1973 की धारा 20 के तहत जो डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं जिला मजिस्ट्रेट। फिर आती है नाली। देखिए दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा, अभी तक सभी परिभाषाएं नहीं बताई होंगी। टोटल 73 परिभाषाएं, हम टोटल को एक बार देख लेंगे ताकि अपने माइंड में याद रहें। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नाली, मल नाली, पाइप, जल सरणी या शौचालय सिंक फिटिंग का साधन जो जिसमें से जाते हैं उसको नाली बोलते हैं। कार्यपालक समिति, धारा 55 के तहत गठित समिति को कार्यपालक समिति। वित्त आयोग, जो संविधान का अनुच्छेद 243 243 में जो आयोग दिया गया है उसका मतलब है वित्त आयोग। वित्तीय विवरण, धारा 92 के तहत तैयार वित्तीय विवरण यानी बजट के लिए वित्तीय विवरण शब्द का यूज किया गया है। इसमें धारा 92 में आगे और देखेंगे। अग्निशमन दल, धारा 256 के तहत स्थापित फायर ब्रिगेड, यानी जो अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड होती है ना, उस दल को अग्निशमन दल बोला है। संपत्ति, उसमें दमकल केंद्र, गाड़ियाँ, औजार, वर्दी, मेडल, ये सभी अग्निशमन संपत्ति है। दमकल केंद्र सरकार द्वारा नगर पालिका में कोई ना कोई स्थान डिसाइड किया जाता है जिसको दमकल केंद्र बोलते हैं। परिसंकट में अपशिष्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966 में निर्दिष्ट जो खतरनाक कचरा होता है ना, उसको परिसंकट में अपशिष्ट बोला गया है। निवासी, उस क्षेत्र में रहने वाला, मामूली तौर पर जो रहता है उसको व्यापार करने वाला, संपत्ति रखने वाला, उसको निवासी बोला जाता है। लेकिन जो कोई पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहता है या हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको निवासी नहीं माना जाता है। भूमि, वह जमीन जिस पर निर्माण हो या जो पानी से आच्छादित और ढकी हुई हो उसे भूमि कहा गया है। नवीनतम जनगणना आंकड़े, वह पिछली जनगणना जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं उसको नवीनतम जनगणना माना गया है। बासा, तीर्थयात्रियों के ठहरने का स्थान, बासा यानी कि रहने रुकने की जगह, जो बासा बोलते हैं ना, बासु ले लिया, तो वो है तीर्थयात्रियों या यात्रियों के ठहरने का स्थान। सदस्य, नगर पालिका का कोई भी वैध सदस्य। नगर पालिका मतलब आपको बता दिया कि जो निगम, नगर निगम है या फिर परिषद है या नगर पालिका बोर्ड है, उनके सदस्य हैं, उनको सदस्य बोला जाता है। ठीक है। दूध, क्रीम युक्त, क्रीम निकाला, सूखा या टोन दूध, उसको दूध बोला गया है। नगर पालिका लेखा निर्देशिका, धारा 91 के तहत जो निर्देशिका तैयार की जाती है वो लेखा निर्देशिका, यानी इसमें लेखा जोखा का निर्देश, इसमें मैनुअल्स होते हैं भाई कैसे क्या करना है। नगर पालिका क्षेत्र, सरकार द्वारा जो अधिसूचित प्रादेशिक क्षेत्र होता है उसको नगर पालिका क्षेत्र बोला गया है। नगर पालिका निधि, धारा 79 में नगर पालिका निधि जो फंड होता है उसको नगर पालिका निधि बोला गया। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, कमर्शियल और आवासीय कचरा, औद्योगिक खतरनाक कचरे को छोड़कर जो कमर्शियल, वाणिज्यिक और आवासीय कचरा होता है उसको ठोस अपशिष्ट नगर पालिका ठोस अपशिष्ट बोला है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नगर पालिका का अधिकार होता है। नगर पालिका देख लो, ये आ गया है। नगर पालिका किसे बोला गया है? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड को मिलाकर नगर पालिका बोला गया है। अनापत्ति, जो प्राधिकारी द्वारा जो एनओसी दी जाती है, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, भाई इसको यूज़ करना है, हाँ ठीक है, आपको मकान 5 मंजिल बनाना है, उसके लिए एनओसी दी जाती है। किसी भी आवेदन, किसी भी काम से रिलेटेड जो एनओसी ली जाती है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र, भाई नगर पालिका को इससे कोई आपत्ति नहीं है। न्यूसेंस, जो देखने में, सूंघने में, सुनने में सती खतरा या घृणा पैदा करता है उसे न्यूसेंस बोलते हैं। ठीक है। अधिभोगी, जो किराया देता है या हकदार है, खुद रहने वाला मालिक भी शामिल है इसमें। अधिभोगी यानी कि जो रहने का हकदार है और जो किराया देता है उसको अधिभोगी बोलते हैं। घृणा उत्पादक पदार्थ, रसोई का कचरा, गोबर, सड़ा पदार्थ, मल को छोड़कर, मल घृणा उत्पादक में नहीं आता है। ठीक है। नगर पालिका का अधिकारी, इस अधिनियम के तहत पद धारण करने वाला, जो भी पद धारण करने वाला व्यक्ति सदस्य शामिल नहीं होता है वो नगर पालिका का अधिकारी होता है। जैसे ईओ नगर पालिका में होता है, परिषद में आयुक्त होता है और नगर निगम में सीईओ होता है या आयुक्त होता है। अन्य अभिकरण में प्राइवेट कंपनी, फर्म, सोसाइटी या सरकारी एजेंसी को अन्य अभिकरण बोल देते हैं। स्वामी, जो खुद के लिए या ट्रस्टी एजेंट के रूप में किराया प्राप्त करता है वो स्वामी होता है। जो भूमि का मालिक होता है वो स्वामी होता है। जो किराया प्राप्त करता है वो भी मालिक समझा जाता है। जनसंख्या, जो अंतिम प्रकाशित जनगणना में अभिनिश्चित आंकड़े होते हैं, जनसंख्या माना गया है। विहित नियमों या विधियों द्वारा तय, यानी कि जो निश्चित होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है नियमों द्वारा, वो विहित होता है। विहित रीति से, बार बार अपन इस अधिनियम में पढ़ेंगे, विहित रीति से यानी निश्चित नियमों के अनुसार। सार्वजनिक स्थान, जो प्राइवेट नहीं हो और जनता के लिए खुली हो वो सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस होता है। लोक प्रतिभूति, केंद्र राज्य सरकार की सिक्योरिटी या प्राधिकृत प्रतिभूति, यानी कि जो राज्य सरकार के जो बॉन्ड, ये जो सरकारी वो होती है उनको लोक प्रतिभूति बोलते हैं। सार्वजनिक मार्ग, जिस पर जनता का अधिकार हो या जो सरकारी फंड से बना हुआ सार्वजनिक मार्ग होता है। जैसे कोई खेत में से जो रास्ता जा रहा है परमानेंट उसमें जाते हैं तो वो सार्वजनिक समझा जाता है। ठीक है।
कूड़ा करकट धूल, राख, टूटी ईंटें, कांच जो गणना उत्पादक पदार्थ नहीं है वो कूड़ा करकट है, और मल को छोड़कर कूड़ा करकट है जिससे गणना उत्पन्न होती है। नियम, इस अधिनियम के तहत बनाया गया नियम है। अनुसूचित जाति SC यानी संविधान अनुसूचित जातियाँ आदेश 1950 वाले के अंदर जो अधिसूचित होती है वो अनुसूचित जाति होती है, और जो अनुसूचित जनजातियाँ आदेश 1950 में शामिल है वो ST है यानी अनुसूचित जनजाति है। मल शौचालयों, नालियों के अंतर वस्तु और व्यावसायिक बहिस्राव जो नालियों से जाता है, सीवेज से जाता है, वो मल है। राज्य, राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो राज्य बताया गया है वो राज्य है। राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग होता है वो राज्य वित्त आयोग कहलाता है। मार्ग, कोई भी सड़क, पुल, गली, चौक या रास्ता, दोनों ओर की नालियाँ, खाली जगह शामिल है, ये सब मार्ग कहलाता है। जो गली होती है, गलियों में जाते हैं वो भी। उपविभाजन, जमीन के टुकड़े को 2 या अधिक भागों में बांटना, वो है सब डिवीजन। कर, कोई भी टोल, रेट या उपकर यानी जो कोई भी पार्किंग के लिए लगाते हैं कर, या फिर कोई भी यूजेज के लिए, जल के लिए, बिजली के लिए, ये कर होते हैं। संक्रमणशील, लघुत्तर और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, देखिए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो संक्रमणशील पदार्थ होते हैं, एक तो होती है संक्रमण, एक लघुत्तर, एक होता है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र तो होता है नगर पालिका, ठीक है, और लघुत्तर क्षेत्र होता है परिषद, और निगम जो नगर निगम होती है वो होता है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, यानी जिसकी जनसंख्या 10,000 से लेकर 1 लाख तक होती है वो नगर पालिका में आता है, और जिसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है वो लघुत्तर यानी नगर परिषद में आता है, और जो बृहत्तर यानी जो बड़ा शहर होता है वो जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है वो आता है बृहत्तर में यानी बड़ा क्षेत्र यानी नगर निगम। इस संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू से 243 जेड जी तक ये चीज़ें बताई, 243 क्यू के अंदर इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों देखा ही था आपने त्रिस्तरीय गठन, वही त्रिस्तरीय गठन है, तो समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नगरीय भूमि, स्थानीय प्राधिकारी में निहित है उसके पास की भूमि, यानी जो नगर पालिका का अधिकारी है या नगर पालिका में जो निहित भूमि है वो नगरीय भूमि हो गई। शहरी भूमि, यान में साइकिल, तिपहिया, मोटर, कार, पहियों वाले कोई भी वाहन है वो यान हो गए। उपाध्यक्ष, बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होता है उसको उपाध्यक्ष बोलते हैं नगर पालिका बोर्ड के को। परिषद, नगर परिषद का होता है उसे उपसभापति, और निगम के को बोलते हैं उपमहापौर, ठीक है। गाँव बोलते हैं संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अंदर जो परिभाषा दी गई है वो गांव है। वार्ड, धारा 9 के तहत वार्ड का निर्धारण किया गया, धारा 9 में वार्ड की परिभाषा आ जाएगी। वार्ड समिति, धारा 54 में निर्दिष्ट जो समिति है वो वार्ड समिति कहलाएगी, ठीक है। वार्ड यानी कि जो नगर पालिकाएँ होती है, आप सभी को पता है नगर पालिका बनाई जाती है, नगर पालिका में ऐसे वार्ड बनाए जाते हैं, कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। तो ये 1 2 3 इस प्रकार वार्ड होते हैं, तो ये वार्ड जिसमें, और वार्ड समिति वार्ड के विकास के लिए जो अलग अलग स्वास्थ्य से संबंधित, भवन से संबंधित, बिजली से संबंधित समितियां बनाई जाती है वो समितियां कहलाती है। अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे का कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल यानी परिवहन करना, इकट्ठा करना, संग्रहण करना, ये चीज़ें अपशिष्ट प्रबंधन में आ जाती है मैनेजमेंट में। पूर्ण संख्या, कुल संख्या, मनोनीत सदस्यों को हटाकर बची हुई कुल संख्या, ये पूर्ण तो बता ही दिया था आपको, पूर्ण दिन तो। अब पूर्ण संख्या है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको हटाकर जो संख्या बचती है वो पूर्ण संख्या मानी जाती है नगर पालिका में। जैसे नगर पालिका में सदस्यों की संख्या 13 है, 15 है, 15 में से 13 तो है निर्वाचित और 2 है मनोनीत, तो इन मनोनीत को छोड़ करके जो संख्या बच गई 13 वो पूर्ण संख्या मानी जाती है, ठीक है। ये टोटल 73 परिभाषाएँ हो चुकी है दोस्तों। आपको कैसा लगा? ये PDF आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ में शेयर कर दूंगा। देखिए इस PDF से आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हो, 10-15 मिनट के अंदर इन सभी को पढ़ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक बार समझने के बाद में। और इस अधिनियम में भी ये चीज़ें सारी बेयर एक्ट में दी गई है, उससे ही ये चीज़ें मोस्ट चीज़ें लेकर के इसको बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो आज का वीडियो है इसमें आपको जो परिभाषा है नगर पालिका की, जो अधिनियम की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई हैं, और आपको बेसिक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो नगर पालिका का अध्याय 2 है, अध्याय 2 के बारे में अपन, अध्याय 2 के अंदर जो इसके अंदर गठन से संबंधित गठन और शासन दिया गया है 3 से 50, धारा 3 से 50, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके लिए भी इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स बना के लाएंगे ताकि बाद में लास्ट टाइम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होवे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और इस पढ़ने में कोई चेंजिंग होनी चाहिए या PDF में कोई चेंजिंग होनी चाहिए, या फिर क्या चेंज करना चाहिए, कोई चेंजिंग से रिलेटेड भी, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड भी बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से लेके आएंगे।
थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों अपन इस पूरे अधिनियम की क्लासें लेने वाले हैं, लगभग 30 दिन के अंदर, 30 क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में पार्ट 1 की क्लासें चालू कर देंगे इसके साथ साथ में पैरेलल में। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी बताएं।